चैप्टर नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट टेक का लास्ट चैप्टर इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। और अगेन मुझे नहीं समझ आता ये पार्ट 1 क्यों है, ये पार्ट 2 होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 7 जो पार्ट 2 था उसमें बताया था कि परफॉर्मेंस कैसे होती है, और मज़े की बात है इस चैप्टर में बताते हैं कि ख़त्म कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये उलट चल रहे हैं, पहले बताते हैं ख़त्म कैसे होता है, फिर कहते हैं चलता कैसे है। तो खैर कोई बात नहीं, हमने सीधा कर लिया। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे परफॉर्म होता है, या कॉन्ट्रैक्ट असल में परफॉर्म हो जाता है, या एक बंदा दूसरे को ऑफर करता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने लगा हूँ। हमारे वही अलामती कैरेक्टर मिस्टर ए और मिस्टर बी, और अलामती जो उनके दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है, ऑरेंजेस कौन दे रहा होता था भला? ए ऑरेंजेस देता था और बी कहता था कि मैं आपको 100 रुपीज़ दे दूंगा। अब ए और बी में से पहले कौन अपना काम करेगा भला? जो डिफाइंड होगा, जो ऑर्डर डिफाइन होगा, और कोई ऑर्डर ना डिफाइन हो तो देखेंगे कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट में क्या परंपरा है, क्या रिवाज है, उसके मुताबिक चला जाएगा। अच्छा, अब ए अगर बी को 1 kg ऑरेंजेस दे और बी उसको इनकार कर दे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो बी ने नाइंसाफ़ी की, ए कॉन्ट्रैक्ट की कंपनसेशन मांग सकता है। अच्छा, ए ने बी को ऑरेंजेस सप्लाई करने थे और ए सप्लाई करने से इनकार कर दे, अब ए ने नाइंसाफ़ी की, बी कंपनसेशन मांग सकता है। अब ए अगर बी को ऑरेंजेस सप्लाई कर दे और 100 रुपये दे दे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। ए और ऑरेंजेस लेके बी के दरवाजे पे पहुंच जाए, दरवाज़ा खटखटाता रहे और बी कहे नहीं मैं नहीं दरवाज़ा खोलता, और अगले दिन अदालत पहुंच जाए कि ए ने मुझे ऑरेंजेस नहीं दिए, तो गलत होगा। बी नहीं पहुंच सकता, लेकिन ए ज़रूर अदालत पहुंच सकता है कि मैं ऑरेंजेस लेके दरवाजे तक पहुंच गया था, भाई साहब ने जो है वो ऑरेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए। इसका मतलब ये है कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं या आप ऑफर करते हैं परफॉर्म करने की, और अगर अगला बंदा आपकी ऑफर पे आपको परफॉर्मेंस ना करने दे, आप आज़ाद हो जाते हैं। तो परफॉर्मेंस हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तब माना जाएगा जब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म कर लें या ऑफर टू परफॉर्म करें। परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं और ऑफर टू परफॉर्मेंस को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। चैप्टर 6 में आपको बहुत रिपीट होते हुए कंटेंट्स मिलेंगे, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती हुई मिलेगी, और कुछ बातें आपको चैप्टर 7 की रिपीट होती हुई मिलेंगी। इसमें अपनी बातें बहुत ज़्यादा नहीं है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट या तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें या ऑफर टू परफॉर्म करें अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, अनलेस के लॉ ने आपको किसी वजह से एक्सक्यूज़ किया हुआ है। ये जुमला तो हमने कई दफ़ा पढ़ा है। तो अभी तक हमने एक जुमला 2 दफ़ा पढ़ लिया कि या पार्टीज परफॉर्म करेंगी या ऑफर टू परफॉर्म करेंगी, या अटैम्प्ट करेंगी या असल में परफॉर्मेंस दे देंगी। किताब को लगा अभी भी बात नहीं बनी। उन्होंने कहा 2 तरह की परफॉर्मेंस होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जब प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स कर दी प्रॉपर तरीके से तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। और जब प्रोमिसर ने एक ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी बट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी, आपने कहा मैं आपको ऑरेंजेस ला के दे देता हूँ और दूसरे बंदे ने आपको नहीं लाने दिए, इनकार कर दिया, तो फिर क्या होगा? आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दी। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पे क्या होगा? अब आप जिम्मेदार नहीं हैं और आप जाके केस कर सकते हैं कि जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने दिया गया, मुझे मेरी कंपनसेशन दिलाएं। विदाउट डूइंग परफॉर्मेंस आप केस कर सकते हैं। अब ऑरेंजेस सप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप कह देंगे जी इस बंदे के लिए मैंने ऑरेंजेस खरीदे थे और इस जालिम आदमी ने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, मैं इसके पास लेके आ रहा था, अब मुझे मेरा हक दिलाया जाए। ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है इसको टेंडर भी बोलते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपने जो अल्टरनेट वर्ड्स हैं वो ज़रूर जहन में रखने हैं। तो हो सकता है पेपर में वो कहते हैं बताएं टेंडर क्या होता है, तो आप वहाँ टेंडर पॉप्स के बारे में लिख के आएंगे जी, चिकन के जो है ख़ास किस्म के। तो टेंडर इज़ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बंदे को मिस कॉल मारी और बाद में कहा कि जी वो मैं तो उसको कॉल करने वाला था, मैंने उससे कहना था कि मैं तुम्हें ऑरेंज सप्लाई करूँ, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। ऐसा नहीं होगा। आप उसको प्रॉपर टाइम पे बात करेंगे, प्रॉपर प्लेस पे करेंगे। पता लगा वो आपको मार्केट में घूमता हुआ नजर आया, आप उसके पास गए, आपने कहा ऑरेंजेस चाहिए, उसने कहा यार खुदा का खौफ करो, ये तो मतलब ख़रीदारी की जगह है, ऑफिस चल के बात करेंगे। वो पहुंच गया अदालत, उसने कहा जी मैंने कहा था उसको ऑरेंजेस लेने का, लेकिन उसने मुझे ऑरेंज लेने से इनकार कर दिया। तो ये जो टेंडर है, टेंडर के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं भला? अनकंडीशनल होना चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर कल बारिश हो रही होगी तो ही मैं तुम्हें ऑरेंजेस सप्लाई करने आऊँगा, तो ये कोई अच्छी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा टेंडर नहीं है। टेंडर अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा ना हो अगर मेरा मूड हुआ तो मैं आपके पास आऊँगा
अगर जो है वो पूर्णमासी की रात हुई और जो है वो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया कि मैंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे अदा करने हैं, तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें ऑरेंज सप्लाई करूँगा। तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। हाँ भाई मैं आपके पास ऑरेंजेस लेके आ रहा हूँ, कबूल करने हैं तो बताओ। अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। रात 3 बजे आप ऑरेंजेस लेके पहुँच जाएं, वो कहेगा जी कोई टाइम है। तो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। फिर एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्रोमिसर विलिंग है या नहीं। यानी कि अब इसमें आपने उसे कहा मैं ऑरेंज सप्लाई करने लगा हूं, उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ, मैंने चेक करना है कि क्या ये ऑरेंज उसी क्वालिटी के हैं जो तुमसे तय हुआ था, ये उसका हक है। अगर वो इस तरह से आपको रोक दे के अभी मैं चेक करूंगा, तो ये उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट से रोक दिया आपको? नहीं, उसका हक है, वो आपको रोक सकता है। उसने अगर आपको रोका है तो आप रुक जाएंगे और उसको पहले सामान दिखाएंगे। वो अगर ये जानना चाहे, आपने कहा हाँ भाई मैं आपके पास ऑरेंजेस लेके आ रहा हूँ, ऑरेंजेस आपके पास भी नहीं थे, मार्केट में शॉर्ट थे, आपने सोचा एक काम करता हूँ, उसे कहता हूँ ऑरेंजेस लेके आ रहा हूँ, वो मुझे इनकार करेगा, मैं अदालत पहुँच जाऊँगा। तो आपने कहा मैं ऑरेंजेस लेके आ रहा हूँ, उसने कहा तुम्हारे पास कहाँ से ऑरेंजेस आए, मुझे भी पता है मार्केट में शॉर्ट है। अच्छा मैं आके पहले एक दफ़ा कन्फर्म कर लूँ कि तुम्हारे पास ऑरेंजेस हैं भी या नहीं। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे उसने मुझे इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोमिजी ये कहे कि मैं पहले चेक करना चाहता हूँ कि क्वालिटी सही है या नहीं, या प्रोमिजी ये कहे कि मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूँ, आर यू विलिंग, आप अवेलेबल हो, आप कर सकोगे या नहीं, तो ये उसका हक है। इस चीज़ को हम परफॉर्मेंस का इनकार नहीं कहेंगे। तो प्रोमिजी मे हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिटरमाइनिंग कि प्रोमिजर एबल और विलिंग है, और प्रोमिजी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग कि क्या वो चीज़ वही है, सेम है जो कि प्रॉमिस हुआ था। और फिर एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैव सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज एन ऑफर टू ऑल। ऑफर करने वाला अगर जॉइंट प्रोमिसेस में से किसी एक आध को भी ऑफर कर दे तो समझा जाएगा उसने सबको ऑफर कर दी। कौन ऑफर करने वाला? ऑफर करने वाला है सब्जेक्ट, सामने के जो प्रोमिसेस हैं वो है ऑब्जेक्ट। चाहे तो सबको परफॉर्म करे, चाहे तो उनको तोड़ दे। याद है ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है, तो वो प्रोमिसेस में से किसी एक आध को वो कर दे तो ये समझा जाएगा कि सबको ऑफर दी गई है। क्या ये बात क्लियर है? फिर किताब अचानक से जोश में कुछ अदर रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस बताना चाहती है। आप ये तीनों रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, लेकिन मैं पहले से क्रॉस लगा दूं। इफ ऑफर परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसर इज नॉट, एक मिनट इसको लेजर से देखते हैं। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अगर ऑफर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं की तो प्रोमिसर जिम्मेदार नहीं है। नॉट डज ही देयर बाय लूज हिज राइट ऑफ कंपनसेशन रिसेशन। आपने उसको कहा कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, उसने मना कर दिया, अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और आपका ये राइट भी खत्म नहीं हुआ कि आप अदालत जा सके। आप अदालत जाएं, कंपनसेशन मांगे, ये बात हमने अभी पहले डिस्कस की थी। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से पहले अगर डेथ हो जाए तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं बाइंड हो जाते हैं, अनलेस कि कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल्स। ये बात भी हमने पीछे पढ़ी हुई है कि अगर एक बंदा मर जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन पर्सनल स्किल्स में नहीं, बाकी जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव। रिपीट हुई बात। वेयर अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन एंटायरिटी। जब एक पार्टी ने अपने आप को बिल्कुल ही डिसेबल कर लिया, यानी कि वो अवेलेबल ही नहीं कर रहा अपने आप को परफॉर्मेंस देने के लिए, द प्रोमिसी मे पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच क्या होती है? जब एक बंदा अपना काम नहीं करता। तो ये कह रहे हैं अगर एक बंदा जो है अपना हिस्से का काम नहीं कर रहा, ए ही ऑरेंजेस सप्लाई नहीं कर रहा, तो बी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अदालत जाके कह सकता है देखिए ये नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो ये तीनों रूल्स बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वो रूल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं 2-3 दफ़ा किताब में। पहली छोटा सा चैप्टर था, उसमें से मजीद भी एक क्रॉस लग गया। फिर आते हैं हमारे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बड़े मज़े के रूल्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के रूल समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। एक बंदे ने दूसरे के काफ़ी सारे पैसे देने हैं। ए ने बी से 3-4 दफ़ा ऑरेंजेस लिए। 2 मई को ऑरेंजेस लिए 500 रुपये के, 10 मई को ऑरेंजेस लिए 1000 रुपये के, 16 मई को ऑरेंजेस लिए 700 के, और फिर दोबारा 16 मई को ऑरेंजेस लिए 300 के, और फिर 20 मई को ऑरेंजेस ले लिए 2000 के। वो ट्रांजैक्शन करता रहा, क्रेडिट पे माल उठाता रहा। अब उसने दिए हैं 2000 रुपये।
ये 2,000 रुपये उसने कौन सी पेमेंट के दिए हैं? नहीं पता लग रहा। असूल ये है कि डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। पेमेंट देने वाला जिसने एक से ज़्यादा दूसरे की पेमेंट देनी है, वो पेमेंट करते हुए बताया कि पेमेंट कौन सी चीज़ को एलोकेट हो रही है। अगर वो कह दे कि ये 20 तारीख वाली पेमेंट है तो हम उसको टिक लगा देंगे। अगर वो ये कहे कि जी मेरी पहली 2 पेमेंट्स आ गई और उसके बाद अगली पेमेंट का थोड़ा सा हिस्सा आ गया है, जो कहे वो हम उसको एलोकेट कर लेंगे। अगर वो खामोश है तो फिर जिसको पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर, वो चाहे तो उसको जैसे मर्जी एलोकेट कर ले। वो कहे अच्छा इसको मैं 500 पे टिक लगा देता हूँ, मैं 700 पे टिक लगा देता हूँ, और हो सकता है किसी ज़माने में पुराने ही 800 रुपये लेके भागा वो पिछले साल के, वो कहे अच्छा 800 रुपये मुझे पिछले साल वाले आ गए। दिस कैन हैपन। इवन वो टाइम बार डेट को भी टिक कर सकता है। अगर इक्वल स्टैंडिंग के डेट्स हो, फॉर एग्जाम्पल वो कहे ये 16 तारीख की पेमेंट आई है और आप चाह रहे हैं कि आप 16 तारीख को एलोकेट करें। 16 तारीख में तो 2 चीज़ें हैं, तो हम देखेंगे पेमेंट कितनी आई है और हम उसमें अपोर्शन कर देंगे। तो या तो डेटर बताएगा या क्रेडिटर बताएगा। अगर कोई नहीं बताएगा तो फिर हम टाइम के ऑर्डर में चलेंगे, FIFO पे चलेंगे। FIFO समझते हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब वो पेमेंट करेगा तो हम सबसे पहले सबसे पुराने वाले को क्लियर करेंगे, और सबसे पुराने से पीछे अगर एक पीछे टाइम बार डेट भी है तो वो भी बीच में शामिल हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट जो टॉपिक का नाम है, इसको हम कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मींस एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट और डेट्स वेयर डेटर ओज सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन। जब एक बंदा दूसरे के काफ़ी ज़्यादा उसने पैसे देने हैं तो एप्रोप्रिएशन या एलोकेशन ऑफ पेमेंट का मतलब है उस पैसों को हम उसमें किस तरह से डिवाइड करते हैं। या तो डेट डिस्चार्ज इंडिकेट होगा, पेमेंट करने वाला बताएगा कि ये कौन सी पेमेंट है। अगर वो इंडिकेट नहीं करे तो क्रेडिटर हैज़ ऑप्शन टू अप्लाई द पेमेंट टू एनी लॉफुल डेट। क्रेडिटर की मर्जी जिस मर्जी पकड़ ले, इवन वो टाइम बार्ड पे भी कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूटेड डेट है तो उस पर नहीं कर सकता। वो डिस्प्यूटेड डेट जिस पे झगड़ा चल रहा है, अगर एक डेट अदालत में ऑलरेडी उनका झगड़ा चल रहा है कि पैसे बनते हैं नहीं बनते, वो एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो कंफर्म डेट है और टाइम बार होने की वजह से ख़त्म हो गया था, आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं। अगर नीदर पार्टी मेक्स एन एप्रोप्रिएशन, किसी ने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, किसी ने नहीं बताया क्या होगा, तो फिर रूल ये है कि ऑर्डर ऑफ टाइम को फॉलो किया जाएगा। इवन टाइम बार्ड भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और अगर डेट्स इक्वल स्टैंडिंग के होंगे, 2 डेट सेम टाइम पे खड़े होंगे, जैसे मेरी एग्जांपल में 16 मई पे 700 रुपये भी है और 300 रुपये भी है, तो अब पेमेंट का क्या होगा? आप अगर गौर से देखें, 2000 की पेमेंट हुई है, 2000 की पेमेंट में आपका 500 क्लियर हो जाएगा, 1000 क्लियर हो जाएगा, 1500 क्लियर हो गया, कितना बचा? 500। और पेमेंट्स हैं 2, एक 700 की है और एक 300 की है। तो आप इस 500 का 70% 700 का एलोकेट कर देंगे और 30% एलोकेशन करनी समझ आती है ना, कि दोनों मिला के 1000 है और मिला 500 है, यानी आधा मिला है। तो 700 का आधा और 300 का आधा क्लियर हो जाएगा अगर इक्वल स्टैंडिंग के हैं, सेम डेट के हैं। अगर प्रिंसिपल और मार्कअप दोनों ड्यू हुए हुए, प्रिंसिपल भी देना है और मार्कअप भी देना है, तो फिर मार्केट की प्रैक्टिस ये है कि पहले मार्कअप सेटल होता है फिर प्रिंसिपल। वरना अगर प्रिंसिपल माइनस कर दें तो अगली दफ़ा मार्कअप कब बनेगा? तो जालिम करते ये हैं कि पहले मार्कअप ख़त्म करते हैं, फिर जो बच जाए वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। तो ये टॉपिक समझ आया, एलोकेशन यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे ख़त्म होगा? अगेन याद है वर्ड वॉइड नेगेटिव वर्ड नहीं था, वॉइड का मतलब था मनसूख हो जाना किसी भी वजह से। डिस्चार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाना किसी भी वजह से। क्या क्या वजह हो सकती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, ब्रीच हो गई, कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गई, कोई इलीगैलिटी आ गई अचानक से, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे ख़त्म हो सकता है? हमने कहा एक्चुअल परफॉर्म कर दें, अटेम्प्टेड परफॉर्म कर दें, ब्रीच हो जाए, सामने वाला बंदा बेईमानी कर जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, इलीगल हो जाए, और कोई चीज़ किसी भी वजह से वॉइड हो जाए, कानून किसी वजह से उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे, आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें, आप लोग मिलके खुद ही से तय कर लें कि पिछले वाले को ख़त्म करते हैं, इसको अब नया वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के कई तरीके हैं। आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस पता है,
आपको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पता है, आपको ब्रीच पता है, इलीगैलिटी आपको पता है। याद है हमने कहा था कि कानून किस चीज़ को इलीगल कहेंगे, वो जो 5 बातें थी। जो नहीं पता वो है कि एग्रीमेंट से कैसे ख़त्म होता है और इम्पॉसिबिलिटी से कैसे ख़त्म होता है। तो इस टॉपिक में हम यही 2 डिस्कशन करेंगे कि ये 2 क्या होती हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म हो जाना किसी भी वजह से। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज ईदर बाय परफॉर्मेंस or when contractual relation between parties contract are terminated or comes to an end otherwise। अगर पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन किसी भी तरीके से ख़त्म हो गया है, या तो परफॉर्म हो गया है या किसी भी वजह से ख़त्म हो गया, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है डिस्चार्ज। और कुछ तरीके आपके सामने हमने लिख दिए। अब देखते हैं कि एग्रीमेंट से कैसे कैसे, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। किताब ने 2 बातें बताई हैं। उन्होंने कहा सम टाइम्स पार्टी एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर लेते हैं, या उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, या उसको सिरे से ही ख़त्म कर देते हैं। और सम टाइम पिछले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिलैक्सेशन देते हैं दूसरे को। 5 बातें बताई हैं किताब ने 2 लाइन्स के अंदर। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं। नोवेशन, एक नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह ले लेता है। ए ने बी से कहा था मैं आपको ऑरेंजेस सप्लाई करूंगा और आप 100 रुपये देंगे। फिर आपस में बैठे और तय ये हुआ कि नहीं 1 kg नहीं, अब 6 kg ऑरेंजेस सप्लाई होंगे और रेट होगा टोटल मिला के 500। तो जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया और नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह ले आए। तो नोवेशन में एक नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह ले लेता है। नोवेशन जैसे इनोवेशन होता है ना, कोई नई चीज़ लेके आना, तो नोवेशन एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अल्ट्रेशन, एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन कर दी, उसकी लैंग्वेज में या उसके मॉड में कोई चेंज ले आए। कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था कि 1 kg ऑरेंजेस होंगे और उसमें ये रेट होगा, आपने वहीं पे उसको गिची मिची किया और लिख दिया 5 kg ऑरेंजेस, और यहीं पैसों को गिची मिची किया और उसकी जगह लिख दिया 400 रुपये, और दोनों पार्टीज़ ने दोबारा से साइन कर दिए। नोवेशन और अल्ट्रेशन में फ़र्क है। नोवेशन में एक नया कागज़ पुराने को रिप्लेस कर देता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने को रिप्लेस कर देता है। नए कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज चेंज भी हो सकती हैं। तो नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड को रिप्लेस कर रहा है, और अल्ट्रेशन में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज की जा रही हैं। बात समझ आई? दोनों पार्टीज मिलके कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड भी कर सकते हैं। ए ने बी से कहा कि भाई वो मुझे लग रहा है ऑरेंजेस मैं सप्लाई नहीं कर सकूंगा, देखो तो मुझे जुर्माना तो नहीं करोगे। उसने कहा अरे मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए थे, मैं भी सोच रहा था तुमसे आके मिलूं। तो जब ये दोनों म्यूचुअल कॉन्सेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तो यही दोनों म्यूचुअल कॉन्सेंट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। इन तीनों को जोड़ के किताब ने बताया इस पॉइंट में। मैंने ट्यूटर नोट का मतलब है अ थिंग विच इज नॉट इन द बुक। मैं एहतियातन आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और टू रिस्काइंड और अल्टरेट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। अब ब्रैकेट में लिख दिया नोवेशन, रेसेशन या अल्ट्रेशन। तो अगर एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, पुराना चेंज हो जाए, या आपस में बाहमी रजामंदी से उसको ख़त्म कर दें, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। जब हम कहते हैं ना डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, तो इसमें लिख दें डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज की रजामंदी ज़रूरी है। अच्छा, फिर क्या होगा? रिमिशन या वेवर हो सकता है। रिमिशन में क्या होता है, आप लेस अमाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वेवर में आप अपना लीगल राइट छोड़ देते हैं। ए ने बी को 1 kg ऑरेंजेस देने थे 100 रुपये के, बी ने खुद ही से कह दिया कि नहीं, ए ने खुद ही से कह दिया मैं 1 kg आपको देता हूँ, आप 80 रुपये दे दो। तय कितना हुआ था? 100। अगर 100 के बजाय 80 एक्सेप्ट कर लिया, ये रिमिशन है। बाद में कोई केस नहीं होगा कि 100 रुपये नहीं आए थे, क्योंकि इसने आपस में तय कर लिया था मैं 80 रुपये ले लूँगा, ये रिमिशन है। और अगर बी ये कह दे कि 100 रुपये ले लो, लेकिन मुझे पता है मार्केट में बहुत महंगे हो गए और तुम वादा निभा रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे आधा किलो दे दो, कोई मसला नहीं। तो अगर बी अपना राइट छोड़ दे या ए अपना राइट छोड़ दे, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और ये नई वाली बात इनके दरमियान होगी। तो जो पैसों का राइट छोड़ दें वो रिमिशन है, और आपको जो गुड्स या सर्विसेज मिलनी थी दूसरे की तरफ से, अगर आप उसको छोड़ दें तो वो कहलाता है वेवर। तो promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit। वो उसके बजाय थोड़े से कम चीज़ें भी एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ और भी एक्सेप्ट कर सकता है, और कोई अपनी मिलने वाली जो राइट है उसको भी ख़त्म कर सकता है। तो डिस्चार्ज, एग्रीमेंट या कॉन्सेंट इनकी वजह से हो सकता है। तो 5 चीज़ें हैं। नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट, अल्ट्रेशन में पुराने में तब्दीली, रेसेशन ख़त्म कर दिया जाए, रिमिशन डिस्काउंट मिल जाए, और वेवर कोई ऑब्लिगेशन, कोई राइट, कोई बेनिफिट जो आपको मिलना था वो आपने छोड़ दिया। समटाइम डिस्चार्ज ड्यू टू प्रोमिसरी रिफ्यूज़ल या निगलेक्ट भी होता है।
ऑफर देने वाला कहता है भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं परफॉर्म करने लगा हूँ, वो कहता है सॉरी मैं आपको इस वक्त फैसिलिटेट नहीं कर सकता। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक परफॉर्म करना चाहता है और दूसरा उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहा, तो ये बंदा अब आज़ाद हो जाएगा। प्रोमिसर इज एक्सक्यूज बाय सच नेग्लेक्ट, और अब उसको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उल्टा अदालत जाके कंपनसेशन भी मांग सकता है। क्लियर? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर एक एग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट का हो तो वो क्या होता है? वॉइड। याद है कंटिजेंट और इम्पॉसिबल? कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट अगर आप पहले दिन से डिफाइन करेंगे तो वो वॉइड एब इनिशियो है। तो इसका मतलब है कि जब मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, तो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा कभी और उस वक्त वो वैलिड होगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सबसीक्वेंट। इसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देखा, आर और वी ऐसा होना चाहिए कि पता ही ना लगे। खैर, आप पेपर में ऐसी राइटिंग तो नहीं ना लिखते? ये स्क्रीन पे खड़े होके टेढ़ी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है तो इसलिए इतना ख़राब है, मेरी इतनी भी बुरी राइटिंग नहीं है जी। सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, बाद में आने वाली इम्पॉसिबिलिटी। शुरू में पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली इलीगल हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए, तो फिर इसको हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। याद है हम पीछे से डिस्कशन करते आ रहे हैं वाली। अगर प्रोमिसर ने जान के इम्पॉसिबिलिटी हाइड की थी फिर तो वो लायबल है, लेकिन अगर उस गरीब को खुद भी नहीं पता था इम्पॉसिबिलिटी का, फिर कोई कसूर नहीं है। एवरी पर्सन इज बाउंड टू रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड अर्लियर। ये कहने के बाद उन्हें लगा कि शायद आपको समझ ना आया हो, तो उन्होंने जुमले को बड़ा करके बताया। उन्होंने कहा, इफ एग्रीमेंट इज प्रूव वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, एनीवन हैविंग रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर दैट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और मेक कंपनसेशन टू द पर्सन फ्रॉम हुम इज रिसीव। यूनिवर्सल रूल है, इसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन या रिस्टोरेशन। पार्टीज रिस्टोर करके देंगी एक दूसरे को वापस करेंगी। अगर दो पार्टीज ने एक दूसरे, इसने एडवांस लिया हुआ था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, एडवांस वापस करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आ रही है? अब कॉन्ट्रैक्ट कब इम्पॉसिबल कहलाएगा और कब इम्पॉसिबल नहीं कहलाएगा? 4 केसेस उन्होंने बताए। उन्होंने कहा अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ए बी को एक गाड़ी बेचना चाहता था, गाड़ी एक खास गाड़ी थी जी, आल्टो गाड़ी है, सफ़ेद कलर की गाड़ी है, ये इंजन नंबर है, ये चेसिस नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस गाड़ी में बिजली गिर गई, गाड़ी तबाह हो गई। अगर सब्जेक्ट मैटर ही मर गया, मुद्दा ही ख़त्म हो गया, जो बेचा जा रहा था, जो ख़रीदा जा रहा था, वही ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया और उस जैसा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है। भाई ऑरेंजेस पे अगर बिजली गिर गई तो ऑरेंजेस मार्केट में और भी मिल जाते हैं, लेकिन ये इस इंजन नंबर वाली, चेसिस नंबर वाली ये गाड़ी तो तबाह हो गई। तो अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो गया इम्पॉसिबल। जी नहीं, वो आपने आखिरी वाले में, बिल्कुल मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो चौथे पॉइंट में आपने याद कराना है। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा, डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, एक बंदा मर जाए और कॉन्ट्रैक्ट हो पर्सनल स्किल्स का, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो आप ये नहीं कहेंगे कि आओ और तुम गाना गाओ, तो पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। डेथ से या पर्सनल इनकैपेसिटी से, गाना गाने वाले की ज़बान चली गई, वो जिंदा है लेकिन गा नहीं सकता, तो डेथ हो जाए या कोई ऐसी इनकैपेसिटी हो जाए जिसकी वजह से वो वाली पर्सनल स्किल, वो मुसव्वर का हाथ टूट गया जिसने तस्वीर बना के देनी थी, जो भी पर्सनल स्किल थी, अगर आपकी डेथ हो जाए या कोई ऐसी इनेबिलिटी बन जाए जिसकी वजह से आप वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया इम्पॉसिबल। इसको हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, एहतियातन सुन लिया करें, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जैसे एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है ना, उलझ रहा होता है कि वो करना चाह रहा है काम और कर नहीं पा रहा, तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर चीज़ों के अल्टरनेट नेम आपको पता होने चाहिए, कभी भी आईकेप किसी भी मूड में बैठा हुआ हो सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, लो जी आपके और दूसरे बंदे के मुल्क में जंग छिड़ गई तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो गया, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया। याद है लॉ ने कहा था कि फिर मत करो, एलियन एनिमी के साथ डील मत करो, इसको एलियन एनिमी कहते हैं। जो दूसरे मुल्क का एक नुमाइंदा होता है जिससे आपका मुल्क दुश्मनी में होता है, तो वो आपका एलियन एनिमी कहलाता है, दूर बैठा दुश्मन। तो कॉन्ट्रैक्ट या ख़त्म हो जाएगा या होल्ड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, जब जंग ख़त्म होगी तो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। देन
इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच फॉर्म्स बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर वो वजह ही खत्म हो गई जिसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जैसे कि भाई की एग्जांपल, क्या एग्जांपल थी? आईकेप ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपने आके बच्चों को रिवीजन क्लास करानी है, ठीक है, फिर क्या हुआ? अच्छा मेरे पैसे नहीं, पैसे वाली एग्जांपल नहीं थी वो, थोड़ी सी, ठीक है चलें। इन्होंने कहा जी उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो चलें ठीक है, और पैसे भी मिलियंस में ले गए थे, उन्होंने 10 मिलियन रुपए देने हैं, अल्लाह माफ़ी दे, मतलब ये बड़ा अमीर आईकेप आपने निकाला है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जी अगर आईकेप ने मुझे कहा कि रिवीजन क्लास के लिए आएँ और मुझे 10 मिलियन रुपए दे दिए, भाई ने एग्जांपल में कहा ठीक है मान लेते हैं, उन्होंने 10 मिलियन रुपए दिए और मैं रिवीजन क्लासेस के लिए एग्री कर लिया। हुआ ये कि कोविड आ गया और आईकेप का एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। अब वो कहेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, मैं कहूँगा नहीं, आपका हॉल तो ज़िंदा है, हॉल पे बिजली तो नहीं गिरी, मैं भी ज़िंदा हूँ, बच्चे भी मौजूद हैं, मुझे पढ़ाना भी आता है और पैसे भी हैं मेरे पास, एडवांस ले लिया। तो वो कहेंगे नहीं भाई दोस्त, वो वजह ख़त्म हो गई है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होना और है और वजह का ख़त्म होना और है। वजह वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर वो कंसिडरेशन है। ये हमने फ़र्क पहले भी पढ़ा था कि एक कंसिडरेशन होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। कंसिडरेशन इज़ दोनों पार्टीज एक दूसरे से क्या ले रहे हैं, और ऑब्जेक्ट इज़ वजह क्या है, किस लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो अगर वो वजह ही ख़त्म हो गई, जब उन्होंने रिवीजन क्लास कहा तो मुझे भी पता है, उनको भी पता है और बच्चों को भी पता है कि रिवीजन क्लास इसलिए हो रही है कि बच्चों की तैयारी हो सके, उनका पेपर करीब है। अगर पेपर ही कैंसिल होकर 6 महीने आगे चला गया, जब वो वजह ही ख़त्म हो गई, तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। वो आके कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, आपने हमसे एक बेनिफिट लिया है, वो काइंडली हमें रीस्टोर करें, और मैं पैसे लेके भाग जाऊँगा। 10 मिलियन आई के आपके, ये तो बड़े बरकत वाले 10 मिलियन होंगे। तो खैर कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट मैटर तबाह हो जाए, डेथ या इनकेपेसिटी हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, या वो रीज़न ही ख़त्म हो जाए, मतलब एग्जांपल है कि जी इतवार बाज़ार लगना था और उसमें आपने एक स्टॉल का एग्रीमेंट किया था, इतवार बाज़ार ही कैंसिल हो गया। एक रेस के लिए आप चीज़ें डील कर रहे थे और वो रेस ही कैंसिल हो गई। तो अगर आपने पहले से बताया हुआ हो, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज में एडमिशन लिया कि हमने बिजनेस लॉ पढ़ना है, कॉलेज ने कहा हम आपको पढ़ाएंगे, आपने पैसे जमा करा दिए, आई के अपने बिजनेस लॉ का पेपर ही गायब कर दिया, उन्होंने कहा ये पेपर नहीं है और इसकी जगह दूसरा पेपर आ गया। अब आप कॉलेज से कहेंगे कि जी इम्पॉसिबल हो गया, वो कहेंगे जी बिजनेस लॉ आज भी मौजूद है, किताबें भी मौजूद हैं, पढ़ाने वाला भी मौजूद है, पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, कॉलेज की बिल्डिंग भी मौजूद है, एसी भी चलते हैं। तो आप कहेंगे नहीं भाई मैं तालीम हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा था, मेरी एक मजबूरी है, मैं कभी भी ना पढ़ा करूँ ज़िंदगी में अगर मैंने इम्तिहान ना देना हो, तो मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मुझे सीखने का शौक़ हरगिज़ नहीं था, मुझे पेपर पास करना है, मैंने सीए करना है। तो अगर वो वजह ही ख़त्म हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद, एग्जाम्पल क्लियर है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर बैठती है, वो वजह ख़त्म होने वाली बात। ठीक है, सम टाइम कुछ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। आप कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, बाद में इम्पॉसिबिलिटी होगी, लोग कहते हैं नहीं, डिफ़िकल्टी और इम्पॉसिबिलिटी में फ़र्क है। कुछ जगह पे वो कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट डिफ़िकल्ट हो गया है, ज़्यादा कॉस्टली हो गया, लेस बेनिफिशियल हो गया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तय किया था और अब आपको महंगा पड़ रहा है, मार्केट में वो चीज़ें महंगी हो गई हैं, भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको निभाएं, आपको कम फ़ायदा हो रहा है या आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, ये इम्पॉसिबल नहीं हुआ, ये डिफ़िकल्ट हुआ है। इवन कमर्शियली अनवाइबल हो जाए, नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए, ऊपर वाले में तो खर्चा बढ़ गया था, इनकम कम हो रही थी, नीचे तो माइनस में चले गए, आप ब्रेक इवन से भी नीचे चले गए, तो आप ये नहीं कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया, आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। तो डिफ़िकल्टी और इम्पॉसिबिलिटी में फ़र्क है, इस एक्सक्यूज़ को नहीं माना जाएगा। फिर अगर थर्ड पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए, जिससे आपने किसी से माल खरीद के आगे सप्लाई करना था, वो भाग गया, तो अगला बंदा कहेगा भाई तुमने जहाँ मर्जी से माल खरीदना था, ये मेरा मसला नहीं है, तुम माल खरीदो, मुझे माल सप्लाई करो। तो किसी थर्ड पर्सन के डिफ़ॉल्ट पे कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होता। किसी स्ट्राइक, लॉकआउट, धरना, सिविल डिस्टर्बेंस, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुदाखलत, वो क्या होता है, साजिश, और इस तरह के मामलात से कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता है। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी से भी नहीं होता। अगर कुछ एक दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर इम्पॉसिबिलिटी आ गई, याद है अगर हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं तो जितना इम्पॉसिबल हुआ वो साइड पे हो जाएगा और जो पॉसिबल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। किताब फिर से याद कराना चाहती है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही उसकी काइंडमेंट कम्युनिकेट होगी जैसे आपने ऑफर, कम्युनिकेशन, रेवोकेशन वगैरह की थी।
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसने कोई बेनिफिट लिया तो वो रिस्टोर करेगा। तकरीबन सारी पुरानी बातें आप इस पर भी क्रॉस लगा सकते हैं। लो जी, मैं तो आपका स्कोप बढ़ाने के बजाय कम करता जा रहा हूँ। जल्दी से इसके पास पेपर की तरफ आते हैं। दामन वक्त में गुंजाइश अच्छी खासी कम है, ऐसा ना हो कि थोड़ी सी बेहतियाती सी सवाल में सो जाएं। इन लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन द टर्म नोवेशन। अच्छा, बीच में मैं हर दिन क्या कर रहा हूँ, इन स्लाइड्स को रिवैम कर रहा हूँ। किताब की पब्लिशिंग के वक्त हम पास पेपर्स को अलोकेट करते हैं, बट इस टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पास पेपर जिस चैप्टर के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर हो सकता है, तो 2-3 मैं पास पेपर प्लस माइनस करता हूँ ताकि वो सही जगह पे एलोकेट हो जाए। तो इसको आपने देखना है। हो सकता है आपकी किताब में एक आध पेपर किसी और जगह चैप्टर में हुआ हो, और मैं उसको इस वक्त अपनी तरतीब से के हिसाब से, क्योंकि अगर आप 1 से 9 तक पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बात और है। तो 9 में 6 वाला सवाल डला हुआ था, लेकिन अब हमने 9 पहले पढ़ा है, 6 नहीं पढ़ा था, तो फिर 6 में वो सवाल मिलेगा जो 9 में। तो मतलब आपको ये तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे मिलेगी। सवाल सारे कवर हो रहे होंगे, सिर्फ वो एरिया थोड़ा आगे पीछे हो रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक नोवेशन बताएं और नोवेशन और अल्ट्रेशन का फ़र्क बताएं। रटे वाला सवाल। वो सिचुएशंस बताएं जहां म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। वो 5 बातें आपको पता है। इमरान ने यूसुफ से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ब्रिक्स लेके जाओ 2nd फ्लोर पे यूसुफ के अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में। एक मिनट, इसको मैं लेज़र ले आता हूँ। लेकिन स्टेयर्स जो है वो ब्लॉक थी और यूसुफ ने वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डाल दिया था। उसने कहा भाई तुम ईंटें लेके आओ। वो ईंटें लेके आ रहा था और अगले बंदे ने उसको रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी। अब वो ईंटें बेचारा ऊपर भी नहीं ले जा पा रहा। वो अवेलेबल था, वो ईंटें लेके जाना चाहता था, और सामने वाले बंदे ने उसको सही से फैसिलिटेट नहीं किया। तो क्या राइट है उसके? वो ईंटें वहीं रख के चला जाएगा और अदालत में जाके केस कर देगा, जी मैंने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दे दी है, मुझे मेरे पैसे दिलवा दिए जाएँ। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, वो अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला बंदा उसको अटेम्प्ट नहीं करने दे रहा। लालची ट्रेडर्स, वाह, जिनका नाम ही लालची ट्रेडर है तो गड़बड़ तो यही कर रहे होंगे। इन्होंने कॉटन यार्न फर्जी टेक्सटाइल्स को सप्लाई करनी थी एक फिक्स प्राइस पे 1 साल के लिए। 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। उसने फर्जी टेक्सटाइल को लालची ट्रेडर्स ने सप्लाई करना है। 3 months आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ यार्न इंक्रीजेज शार्पली। 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस बहुत बढ़ गई, मेकिंग इट कमर्शियली अनवाइबल फॉर लालची ट्रेडर। लालची ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं रहा, बहुत महंगा हो गया ये काम। देयरफॉर दे टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ डिफिकल्टी या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए हो गया इम्पॉसिबल। वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डिस्चार्ज अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा? 5 नंबर का सवाल है। अब बंदा कहता है 5 नंबर में क्या लिखें? तो सबसे पहले बताएं कि कानून ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो ख़त्म हो जाता है। फिर कानून ये कहता है कि अगर डिफ़िकल्टी कमर्शियल अनवाइबिलिटी हो तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद इम्पॉसिबल नहीं होगा। कानून बताया। फिर नीचे सिनेरियो में से कहें कि लालची ने ऐसा किया था, वैसा किया था, और अब नीचे कहें कि चूंकि ये इम्पॉसिबल नहीं हुआ, डिफ़िकल्ट हुआ है, देयरफॉर जो है वो उसको को राइट नहीं मिलने वाला। What would be your decision if लालची ट्रेडर वर imported yarn and government has imposed a ban on its import? आपका डिसीजन चेंज हो जाता। अब ये इम्पॉसिबल हो गया। अब कोई लॉ बीच में आ गया, सुपरवेनिंग इलीगैलिटी हो गई कि कानून ने ही मना कर दिया। तो याद हम कहते थे कि अगर वो अनलेस के गवर्नमेंट ही एक्सक्यूज़ कर दे, भी गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज़ कर दिया आपको कि भाई अब कोई ज़रूरत नहीं, जो उस पर तो बैन है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। What is meant by discharge of contract? किसे कहते हैं discharge of contract? Describe different modes of discharging contract by mutual agreement. 8 नंबर का सवाल। किताब के 2 जुमलों से बात नहीं बनती। उस ज़माने में किताब में काफ़ी डिटेल से लिखा होता था इसके बारे में, तो इसलिए इसके नंबर देख के परेशान नहीं होना। आज के ज़माने में ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का आना चाहिए, और 5 भी थोड़े ज़्यादा ही हैं आज के डेट में, क्योंकि आई के अपने 2 लाइनें लिख के साइड पर कर दिया। वो तो मैंने एहतियातन आपको 5 अलग अलग बुलेट्स बता दिए। List any 5 circumstances in which party to contract are not absolved from the performance of their contractual obligation on ground of supervening impossibility. वो 5 कौन सी सिचुएशन है जहाँ सुपरवेनिंग impossibility का आप फ़ायदा नहीं ले सकते? आप देखें तो वो 5 ही बातें थी जो डिफ़िकल्टी में आ रही थी। Respond to following independent scenario under provision of Contract Act. Imran Trader entered into 1-year contract with Minhas Oil Limited for supply of gravels for their extraction project in Badin at a fixed price of 30,000 per dumper. ना मुझे डंपर समझ आया, ना मुझे ग्रेवल समझ आया, लेकिन मुझे जुमला समझ आ गया। पेपर में किसी भी नए वोकैब को देख के अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं एक हल्का इंसान हूँ, मेरी वोकेबलरी कमज़ोर है, काश मैंने आज ज़्यादा पढ़ा होता तो मुझे ये सवाल समझ आ जाता। सवाल को बाय द वे पढ़ लिया करें। इमरान ट्रेडर ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिन्हास ऑयल लिमिटेड से किया है कि वो कोई चीज़ सप्लाई करेंगे उनके एक प्रोजेक्ट में बदीन पे, जो कि 30,000 पर समथिंग पर यूनिट होगा।
जुमला समझ आ गया कि उन्होंने कोई चीज़ सप्लाई करनी है और उसका रेट 30,000 रुपये पर वो चीज़ है। 6 months आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट डीजल प्राइसेस इंक्रीज शार्पली। लो जी, 6 महीने बाद डीजल की प्राइसेस बढ़ गई, मेकिंग इट नॉन प्रॉफिटेबल फॉर एमरान ट्रेडर टू कंटिन्यू द सप्लाई, देयरफॉर दे टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अल्फाज की किल्लत है एग्जामिनर के पास। पता नहीं मेरे जुमले की गहराई तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। जो नहीं पहुंचे वो क्या होता है, वो पोगो देखें, वो जो, ठीक है, वो बच्चों का चैनल है, ठीक है। तो मतलब मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता आई कैप में खड़े होके, बहुत ज़्यादा शदीद किल्लत है। तो ये जो पास पेपर्स है ना, ये काफ़ी हेल्प करते हैं सबको, आपको भी उनको भी। तो इससे तैयारी करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए पहले से तैयार बैठे हुए होते हैं, देखे देखे अल्फाज आ जाते हैं कई दफ़ा। आगे चलते हैं, वही सवाल है तकरीबन, सिर्फ किरदार चेंज हुए हैं, चीज़ें चेंज हुई हैं, वही जवाब है आपका, लेकिन आपके जवाब में भी किरदार वगैरह चेंज होंगे। महबूब एक प्रोमिजर है और सौलत एक प्रोमिजी है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब महबूब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देता है सौलत उसे मना कर देता है। बताएं अब क्या होगा। तो आपको पता है कि अब आप जो है वो, अब महबूब और सौलत उन्होंने सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए बीच में फिट किए हैं। पूछना ये चाह रहे थे कि अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर क्या होगा। टाइप 2 सवाल याद है, सिर्फ एम बस सिर्फ जिसमें वैरायटी के लिए। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे महबूब या सौलत का ये राइट है और नीचे वो राइट्स लिख देंगे जो कि आपने रट्टा मारा हुआ है। मुजाहिद ने एग्री किया है कि वो 3 लाख रुपए अदनान से लेगा अगेंस्ट अ डेट ऑफ 4 लाख, अगर अदनान 1 हफ्ते में पे कर देगा। अदनान ने रिक्वायर्ड अमाउंट 1 हफ्ते में नहीं दी, उसने कहा हफ्ते में मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें रिमिशन दे देता हूँ, 4 लाख नहीं तुम 3 लाख दे दो, चल जाएगा। लेकिन उसने 1 हफ्ते में नहीं जमा कराए, तो फिर क्या होगा। अब 4 लाख देने होंगे, क्या राइट्स हैं। अब 4 लाख ही होगा। अब 3 लाख का वो जो डिस्काउंट मिल रहा था वो तो कंडीशनल डिस्काउंट था ना, हफ्ते के अंदर अगर दे दो। इफ अदनान टेंडर द सेड अमाउंट ऑन 15 डे एंड मुजाहिद एक्सेप्ट इट, व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मुजाहिद अंडर। और अगर वो 15वें दिन वो चीज़ दे देता है और दूसरा बंदा मान भी लेता है तो फिर क्या होगा। अगर उसने मान लिया तो समझे म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, रेमिशन मिल गई आपको। Following statement on August 4, 2011 और some payable by Ubaid on account of clothes supplied by Bilal। टाइम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है कि सवाल कर लें, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट है, 2 बंदों के दरमियान आपस में मामला हुआ है। 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी 37,000 की, वो टाइम बार्ड हो गई है। 2 मार्च की ट्रांजैक्शन थी 2009 की 20,000 की, 30 अगस्त की थी 50,000 की, 28 अप्रैल की थी 3,000 की, टोटल बनता है 1,70,000। उबैद ने 70,000 का चेक भेजा। अब सवाल ये है कि हाउ शुड द अबव पेमेंट ऑफ 70,000 बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। नीचे के सिनेरियो में जो दिया हुआ है उसके मुताबिक बताएं 70,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा। फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ चेक, 20,000 जमा 50,000 इज इक्वल टू 70,000। चेक देने वाले ने कहा कि 70 का मतलब होता है 20 जमा 50। सामने एक 20 नज़र आ रहा है, एक 50 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट करने वाले ने इंस्ट्रक्शंस दे दी तो फिर वो फॉलो होगा। नो इंस्ट्रक्शंस अबाउट, अब दूसरा पार्ट, नो इंस्ट्रक्शन अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वर गिवन बाय उबैद। उबैद की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, तो फिर बिलाल की मर्जी थी, लेकिन बिलाल डिड नॉट मेक एनी अप्रोप्रिएशन आइदर, बिलाल ने भी कुछ नहीं सोचा। तो जब उबैद और बिलाल दोनों ने कुछ नहीं सोचा, ऑर्डर ऑफ टाइम 70,000 है, ऑर्डर ऑफ टाइम सबसे पहले शुरू करेंगे। ओहो ये तो टाइम बार्ड है, कोई मसला नहीं, टिक लगा दिया, 37,000 पूरा हो गया, 20,000 पूरा हो गया, 57 हो गया। इस 50 में से जितना बच गया वो मिल जाएगा। दिल नहीं कर रहा कि ऐसा सवाल पेपर में हमें आ जाए, ऐसे ही सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा बंदा उस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं होता। हम सारे जितने डिस्कस कर रहे हैं ये आईकेप के सवाल हैं और ये पिछले 12-13 साल में आए हुए सवाल हैं, तो अभी भी उसने अचानक से बहुत यूनिक सवाल नहीं देते ना, इसी तरह के ही सवाल होते हैं। सिर्फ तैयारी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ें समझ आ जाती हैं। और आखिरी चीज़ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। पास पेपर के कम से कम 2 या 3 सवाल लिख के आपको हर चैप्टर के करने चाहिए ताकि आपका हाथ चलना शुरू हो। और मॉक आपको देना चाहिए जब रिवीजन क्लासेस ख़त्म होंगी 3-4 दिन बाद, जो ट्यूसडे आएगा वो एन आईकेप के एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पुराना पहले वाला ट्यूसडे होगा। उसमें हम अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर में मॉक भी डाल देंगे और 2-1 दिन बाद उसका सोल्यूशन भी डाल देंगे इंशाल्लाह। व्हाट आर एसेंशियल रिक्विजिट ऑफ वैलिड ऑफर परफॉर्मेंस। वैलिड ऑफर परफॉर्मेंस में क्या क्या कुछ होता है,
तो वो आपको पता है कि वो जो 6-7 शर्तें हैं उसमें नीचे लिखा हुआ है कि टेंडर ऑफ गुड्स और मनी के बारे में जो रूल्स हैं वो बताएं। पुराने ज़माने में टेंडर ऑफ गुड्स के अलग रूल बताते थे, टेंडर ऑफ मनी के अलग रूल बताते थे। अब के ज़माने में ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, अब एक ही रूल्स हैं दोनों तरह के लिए। इन अकॉर्डेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मासूम एंड मुबारक, contract entered into by Masoom and Mubarak, Masoom has offered to deliver 300 Rolex watches to Mubarak on 1st March 2015. Under provision of Contract Act, advised Masoom about the condition which must be satisfied for constituting a valid offer of performance. उन्होंने कहा ऊपर सवाल ध्यान से पढ़ने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मासूम और मुबारक का हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किसे कहते हैं। तो उसकी शर्तें पूछी हैं। मासूम और मुबारक सिर्फ मशहूरी के लिए आए थे, ये वापस जा रहे हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सम्स पेबल बाय निसार टू मिराज ऑन 4 मार्च, ये इनवॉइस है 2 लाख की, इमरान भाई ने गारंटी दी हुई है। जो मर्जी हो, हमने तो गारंटी का चैप्टर ही नहीं पढ़ा। पुराने ज़माने में गारंटी का भी एक टॉपिक होता था सिलेबस में। 8 जून को 1.5 लाख है, 3.5 लाख बन गया। निसार ने 1 लाख का चेक दे दिया 5 मार्च को, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई थी, तो महराज ने उससे 1 लाख में से जो 1.5 लाख वाली पेमेंट है उसकी एडजस्टमेंट कर ली। 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया। गारंटर इमरान ने कहा भाई ये आपने क्या किया, भाई मैंने 2 लाख की गारंटी दी हुई है, तो असूलन आप 1 लाख उसमें से माइनस करते, मेरा बोझ कम होता। तो उसने कहा नहीं, लॉ ने मुझे इजाज़त दी हुई है कि मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो ऐसे में बताएं कि क्या उसने गलत किया या सही किया। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो क्रेडिटर के पास ऑप्शन थी, वो जैसे मर्जी करे। इफेक्टिव 1 जुलाई 2019, APL started purchasing fuel from Sauger Limited. Up to 31 मई 2021, APL did not make any payment to SL, due to which late payment surcharge was invoiced. APL refused to acknowledge the surcharge and asked for its cancellation, but SL never responded. एक बंदे ने दूसरे से फ्यूल खरीदना है मुसलसल और उसकी पेमेंट होनी है, पेमेंट्स नहीं हुई तो लेट पेमेंट सरचार्ज उसने खुद ही से लगा दिया। इसने ऐसी कोई बात नहीं तय की थी। इनका झगड़ा हो गया, इन्होंने कहा जी मैंने आपको ये एक्स्ट्रा जो आप मुझे पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं, सरचार्ज चार्ज कर रहे हैं, मैंने ये नहीं देना। जुलाई 2021 APL ने 2 बल्क पेमेंट्स की, जितना उसने फ्यूल परचेज़ किया था पिछले 2-3 साल में, लेकिन उसने बताया नहीं कि ये पेमेंट कहाँ एडजस्ट होनी चाहिए। तो बाद में APL को ये पता लगा कि वो वाले भाई साहब ने फर्स्ट अपना लेट पेमेंट सरचार्ज एडजस्ट कर लिया और बाद में कॉस्ट ऑफ फ्यूल एडजस्ट की है, जबकि इसने फिर शोर मचाया कि नहीं भाई आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ फ्यूल एडजस्ट करनी चाहिए थी, सरचार्ज एडजस्ट नहीं करना चाहिए था। बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगेन अगर तो हम ये किसी पिछली पेमेंट की बात करते, टाइम बार्ड की बात करते तो समझ आता है, ये तो एक डिस्प्यूटेड मामला है, सरचार्ज पे अभी तो चीज़ें एग्री नहीं हुई। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर पेमेंट करने वाला बता दे, पेमेंट करने वाले ने पैसे उतने ही दिए हैं जितने वो 3 साल के पेट्रोल के बनते थे, तो इम्प्लाइड नज़र आ रहा है कि वो ये चाहता है कि पेट्रोल की पेमेंट एडजस्ट हो। फॉर एग्जांपल वो नहीं सही से क्लियर कर सका तो भी डिस्प्यूटेड डेट को आप एलोकेट नहीं कर सकते, टाइम बार्ड को कर सकते हैं। ये जो सरचार्ज है ये इस वक्त डिस्प्यूटेड है। क्लियर। आखिरी चीज़, BT is engaged in business of import, purchase and supply of electronic item. During the year, BT entered into following contract for supply of various product. उसने 900 ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देनी थी OL को। मशीन वर टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम सिंगापुर, सिंगापुर से इम्पोर्ट होनी थी, लेकिन मशीन कुड नॉट बी इम्पोर्टेड ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट इन सिंगापुर। सिंगापुर में कुछ दंगे फसाद और इस तरह के मसलो मसाइल चल रहे थे। BT ने इन्फॉर्म कर दिया कि जी इम्पोर्ट फ्रॉम सिंगापुर इम्पॉसिबल है। अस्तगफिरुल्लाह, इम्पॉसिबल तो नहीं है, डिफ़िकल्ट है। मशीन ताइवान से तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। बताएं क्या BT का एक्सक्यूज़ वैलिड है और क्या ताइवान की जो मशीन्स है वो हक रखता है वो उसको एक्सेप्ट करने का। इस सवाल में ICAP ने हो सकता है रोते हुए कहा हो कि बच्चों ने सवाल पूरा नहीं पढ़ा। एंड पे आप जज्बाती हो कि ये तो कह देंगे कि जी एक्सक्यूज़ जो है वो वैलिड नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी और डिफ़िकल्टी में फ़र्क होता है। ये कह के खामोश नहीं होना। उन्होंने आगे कहा है वेदर OL इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द मशीन इम्पोर्टेड फ्रॉम ताइवान। तो आप कहेंगे नहीं जी ताइवान वाली बात उसने कभी एग्री की ही नहीं, तो वो वाली मशीनों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जल्दी से ब्रेक की तरफ चलते हैं। 3:30 तक ब्रेक, 3:30 पे दोबारा इंशाल्लाह इकट्ठे होते हैं। हमने एक काफ़ी अहम चैप्टर पास पेपर समेत कर ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ब्रेक स्टार्ट हो गई है।